बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करूंगा और धन्यवाद दूंगा कि मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया गया, और सौभाग्यशाली भी मानूंगा कि आज ऐसी एक विश्वविद्यालय में प्रेजेंटेशन का भी मौका मिला जिसमें अनेक देश, अलग अलग देशों से विद्यार्थी, स्टूडेंट और हमारे वो लोग जो एक ऐसे तबके के बारे में सोचने पर विचार कर रहे हैं जो बहुत पिछड़ा हुआ है और जंगलों में आबाद है। तो मेरा जो टॉपिक है वो है कि थोड़ा सा शायद लंबा हो सकता है, या कोशिश करूंगा कि मैं शॉर्ट में लूं। आराम से बोलिए, अब मंच आपका है। आप 10 बजे तक बोलेंगे, हम लोग 10 बजे तक बैठेंगे। आप ही की बात, आप ही के लिए कॉन्फ्रेंस है। मैं जो वन गुर्जर समुदाय का इतिहास है, इस लंबे इतिहास में कुछ विभिन्नताएं आई, कुछ बदलाव आए, उसको थोड़ा सा आप सबके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। प्रारंभिक रूप में वन गुर्जर जो है वो जम्मू कश्मीर से हिमाचल के और जब आया, उसका एक अपना आप को इतिहास है कि वो एक विशेष वस्तु के स्वरूप हिमाचल के नहन, जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में अभी भी है, वहाँ प्रारंभ में वन गुर्जर आया था। नहन के जो राजा थे उनके द्वारा जम्मू कश्मीर के राजा की पुत्री, अपने सुपुत्र की शादी की गई, और उसमें जो कश्मीर के राजा के पुत्री के तौर में जो एक विशेष दूध की आपूर्ति और उसकी गुणवत्ता वाली आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए गुर्जर समाज को दहेज में लाया गया। और प्रारंभ में जो नहन जगह है, वहां जब उन गुर्जरों को लाया गया तो एक बहुत बड़ा सेमिनार किया गया। तो सेमिनार, क्योंकि कुछ गुर्जर समुदाय की अपने रहन सहन और पहनने की कुछ विशेषताओं के कारण जब सेमिनार का आयोजन किया गया, तो उस गुर्जर सेमिनार में वन गुर्जर समुदाय के बैठने के लिए, जैसे आज हमारे विश्वविद्यालय के आयोजनों ने हमारे लिए कुर्सियां लगाई, इसी प्रकार से वहाँ काफ़ी व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन वो पुत्री जो वन गुर्जर समुदाय के कल्चर, उसके रहन सहन को जानती थी, उसने पहले ही राजा को कहा था कि ये लोग ऐसे नहीं बैठने वाले, आप कितने भी अच्छे आशियाने या किसी भी तरीके से इनको सहूलतें दीजिए, लेकिन ये इस तरीके से नहीं बैठेंगे। तो वन गुर्जर की जो सामने आप देख रहे हैं, इसको हमारी भाषा में पट्टी कहते हैं। ये हाँ जी। तो जब हमारे लोग आए वहाँ और बैठने की शुरुआत की, तो सभी लोगों ने आशियाने में जो लगी सोफे थे उन पर ना बैठकर अपनी पट्टी को नीचे बिठा के बैठ। ये पहली विशेषता थी जो वन गुर्जर की लिखी गई कि वन गुर्जर को आलीशान जीवन और आबाद में रहने की अनेक विशेषताओं की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो वनों पर आबाद है, वनों की जिंदगी इसको बेहतर जीवन देती है। उसके बाद मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। कुछ अरसे गुजरने के बाद, क्योंकि वन गुर्जर समुदाय नोमैडिक था, घुमंतू था, और वो उसने हमेशा नए चारागाहों की खोज करते हुए उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड के इस शिवालिक की पहाड़ियों में आना शुरू कर दिया। और ये दौर था राजतंत्र का। उस दौरान, राजतंत्र के दौरान, वन गुर्जर समुदाय का अपनी अपनी रियासतों में बहुत ही सम्मान हुआ करता था। उस दौरान वन गुर्जर समुदाय दो कार्यों के लिए विख्यात था। पहली विशेषता था कि रियासत में गुणवत्ता वाले दूध की आपूर्ति, और दूसरा जो सबसे हार्ड काम हुआ करता था, क्योंकि उस दौरान पहाड़ों में लकड़ियों को ढोने का एक विशेष कार्य होता था।
वन गुर्जर समुदाय द्वारा अपने घोड़ों और जो नदियां होती थी उसमें बहाकर लकड़ियों को गंतव्य तक पहुंचाने का काम किया जाता था। राजा द्वारा नई सी नई रियासतों में जंगलों में प्रवेश देने का उस दौरान ऑर्डर हुआ। उसके पश्चात अब दूसरे काल में जब वन गुर्जर समुदाय का जीवन आया, जिसको हम औपनिवेशिक सरकार के दौरान की बात करते हैं, क्योंकि इस दौरान वन गुर्जर समुदाय का लिखित कोई भी प्रमाण या जिसको हम एक डॉक्यूमेंट के रूप में कहें, ये वन गुर्जर समुदाय को परमिट के रूप में किसी भी प्रकार से कोई भी किसी भी क्षेत्र की कोई कागजी प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ता था। उसके बाद औपनिवेशिक सरकार आई, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसको हम अंग्रेजों की सरकार कहते हैं। अंग्रेजों की सरकार के दौरान वन गुर्जरों को एक डॉक्यूमेंटेशन के रूप में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा सबसे पहले क्या किया गया, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को, मुझे आगे की बातें ना कहने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जहाँ भारत से कुछ पाने के लिए अनेक प्रकार की नीतियाँ बनाई, वही वन गुर्जरों से टैक्स लेने के लिए अलग अलग नाम के टैक्स वसूल करने की नीति बनाई गई, और जिसमें राहदारी टैक्स कहे या फिर पड़ाव टैक्स की पहली शुरुआत की गई थी। पड़ाव का मतलब था कि जब हमारे परिवार माइग्रेट करके हिमालय में जाते थे और जहां वो रुकते थे, अगर एक दिन रुके तो उसका टैक्स नहीं होता था, अगर 2 दिन रुके तो उसका टैक्स देना पड़ता था। और ये एक पड़ाव टैक्स था। दूसरा टैक्स था राहदारी टैक्स, कि जिस रास्ते से गुजरेंगे उस रास्ते में पुलिस प्रशासन को नियुक्त, वहाँ किसी कर्मचारी को नियुक्त करके और प्रत्येक भैंस पर टैक्स लेने का कार्य किया। उसके बाद वन गुर्जर समुदाय को जब इन सब प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा, तो जहां औपनिवेशिक सरकार ने एक टैक्स को लाकर गुर्जरों को डॉक्यूमेंटेशन के रूप में पेश करने का काम किया, वहीं जहां वन गुर्जर के लिए टैक्स देने के लिए अपना आप को चुनौती था, लेकिन वहीं वन गुर्जर समाज के लिए एक दस्तावेज के रूप में सामने आने के लिए एक बेहतराई थी। और जहां से वन गुर्जर समुदाय का दस्तावेजों में नाम और उसके अनेक रिकॉर्डों की शुरुआत होती है। उस दौरान जब राजा और ब्रिटिश गवर्नमेंट के हस्तक्षेप के कारण काफी रियासतों में हिमालय में रहने वाली वन गुर्जर समुदाय से अनेक जातियों का आपसी विवाद रहा, क्योंकि जो चारागाह थे वो जहां गांव के लोगों के थे, वहीं वन गुर्जर समुदाय भी जाता था। इस दौरान काफी विवादों का सामना करने के पश्चात ये सब दस्तावेज बने, और उसके बाद हम अगले लम्हे पर जाते हैं, जिसको हम कहेंगे स्वतंत्र आजाद भारत में वन गुर्जर समुदाय का जीवन। यहाँ अपना आपको वन गुर्जर समुदाय असह्य और एक आशंका के अनुसार एक समुदाय को आज़ादी और एक समुदाय बिना आज़ाद रहे जिंदगी जीने का काम करने की शुरुआत होती है, क्योंकि जहाँ अनेक समुदाय और अनेक समाज को आज़ादी के सपनों को साकार करने की नई इबारत चुनने का काम किया, वहीं वन गुर्जर समुदाय अभी भी आज़ादी के उन लम्हों के इंतजार है। इस सब एक लंबे अरसे के बाद इस अरसे के बाद थोड़ा सा पीछे जाऊंगा कि जब 1826 में जंगलात ट्रायल आता है, क्योंकि तब हम लोग जो है जंगलात वन विभाग के चंगुल में नहीं थे। 1826 में जंगलात आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आई। वहाँ से वन गुर्जर समुदाय के जो क्षेत्र है उनको एक नई नीति और नई पहचान के साथ पुकारने लगे, जिसको प्रोटेक्टेड एरिया कहो या इसको जो है साइंटिस्ट रूप से इस एरिया को बचाना है, इसको ये करना, ये सब चीज़ें
जंगलात ट्रायल के दौरान आई और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान ही 1864 के अंतर्गत वन विभाग का गठन किया जाता है। लेकिन जहां खुशी की बात भी है और जहां एक अफसोस की बात भी है कि जंगलात जो है वो 1864 में आई, लेकिन वन गुजर इससे पहले रहा और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट में ही गुजरों के दस्तावेज भी हुए। उसके बाद जब स्वतंत्र भारत में आज़ादी मिली, उस आज़ादी के जो योद्धाओं के साथ वन गुजर भी था, लेकिन अफसोस की बात है कि आज आंदोलनकारियों और इतिहास के पन्नों में किसी भी गुजर का नाम नहीं है। 1930 के रिकॉर्ड में गुलाम अली करके हरिद्वार के नलोवाला, उसके जो फादर थे गुलाम आज़ाद करके था, वो 1930 के संघर्ष में श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ संघर्षों में शामिल हुए, जिसके एक दस्तावेज प्राप्त में ये लिखा हुआ था कि बठिंडा पंजाब की जेल में 18 दिन कारावास रहकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ एक उस लम्हे में अपना नाम लिखवाया जो आज़ादी का लम्हे था। लेकिन आज किसी भी दस्तावेज और किसी भी इतिहास के पन्नों में किसी वन गुजर का नाम नहीं है। उसके बाद 1974 में उसी वन गुजर का नाम देश की संसद द्वारा जारी किया जाता है कि इस व्यक्ति को आंदोलनकारी घोषित करते हुए इसे एक लैंड मुहैया कराई जाए हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में। इन दस्तावेजों से ये लगता है कि उत्तराखंड का ये घुमंतू जनजाति वन गुजर जनजाति भी आज़ादी के योद्धाओं के साथ अपनी भागीदारी निभाता था। इसके बाद वन विभाग आता है 1864 के बाद, और वन विभाग के साथ कानून आता है। एक खुले वातावरण और विभिन्न प्रजाति के पेड़ों और चारागाहों में खुले वातावरण में रहने वाला वन गुजर अब कानून के पेचों में फंसता जाता है। 1927 का पहला कानून आता है जिसमें वन संरक्षण की बात होती है, वनों को महत्व देने की बात होती है। लेकिन इसके साथ ये भी बहुत अफसोस का लम्हा है कि वन संरक्षण 1927 में आया, उससे पहले वन गुजर समुदाय वनों का संरक्षण भी करता था। वन कानून जब आया तो वन गुजर जो है जहां अपना आप को दो स्थानों में तब्दील था। पहला स्थान था कि वो माइग्रेट करके गर्मी में शिवालिक की निचली पहाड़ियों में और सर्दी में हिमालय के बुग्यालों में जाता था। और दोनों जगहों के पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, उसके बाद स्वतंत्र भारत के बाद भी एक रहने का परमिट जारी होता है। इसी के दौरान जो वन गुजर का जीवन था वो वन विभाग के नियंत्रण हो गया और वन विभाग के अनेक प्रकार के नियम, उनके कर और जुर्माना, ये सब चीजों के साथ गुजरता गया। फिर क्योंकि वन गुजर समुदाय को उस शब्द की जरूरत थी जो 1947 में हर समाज, हर तबके, हर भारत को मिलने की थी, लेकिन अभी भी उससे कोसों दूर था। इसके बाद वन गुजर समुदाय आखिर जिस तरीके से एक व्यक्ति का नाम आज हम 2020 या 21 में कहीं ढूंढ पा रहे हैं कि लोग आज़ादी के दौरान एक गुजर का नाम वन गुजर का नाम था। अब मैं इस निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश की कि आखिर ये सब समय और ये सब एक लंबा अरसा और 3 प्रकार के शासन के काल भी वन गुजर समुदाय आखिर अपने अधिकार और अपनी उन पुश्तैनी
आबादियों में अपने आप को गुमनाम क्यों हो गया? तो इसके कुछ कारण रहे, जो कारण इस प्रकार के थे। वन गुर्जर समुदाय का प्रवासी जीवन शैली, जहां संविधान द्वारा काफी वक्ताओं ने, शुभचिंतकों ने ये पहले बात की कि कहाँ संविधान में वन गुर्जर समुदाय का अधिकार लिखा हुआ है, कहाँ अनेक प्रकार के समुदायों की संस्कृति के सम्मान की बात की गई है, कहाँ हर आस्था को सुरक्षित रखने की बात की गई है। लेकिन शायद वन गुर्जर समुदाय की वो एक सुनहरी जीवन शैली जो अपने आप को प्रवास करके एक नई पहचान देकर इस भारत में गर्वित होने का काम करती थी, कि बुग्यालों से लेकर मैदानी इलाकों तक वन गुर्जर अपने पशुओं और उसके संग अनेक प्रकार के जानवरों को लेकर घूमता है। वो ही इस समुदाय के लिए कहीं ना कहीं अस्तित्व के नुकसान के लिए रही हो, क्योंकि प्रवासी जीवन शैली के होने की वजह से वन गुर्जर समुदाय अपने आप को वो चीज़ें छोड़ गया जो एक सत्ता में बैठे रहनुमा, सत्ता में बैठी वो जिम्मेदार सरकार जो इस बेजुबान समुदाय के लिए कुछ पॉलिसियां बनाती, क्योंकि समुदाय रहा अपने प्रवास की जिंदगी। दूसरा पॉइंट है वन गुर्जर समुदाय की राजनीतिक प्रशासनिक स्थिरता का ना होना। वन गुर्जर समुदाय का नंबर ना होने की बात कहें तो था किसी एक ग्राम पंचायत की बात करें या लोकसभा विधानसभा में, अलग अलग विधानसभा या लोकसभाओं में काफ़ी संख्या में, अगर 70,000 की पॉपुलेशन में अगर उत्तराखंड की बात करें तो 20 से 25,000 जो है इस टाइम उत्तर प्रदेश के में भी तीनों डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर और डिस्ट्रिक्ट रामपुर। लेकिन ये सब कारणों की वजह से राजनीतिक स्थिरता की और प्रशासनिक स्थिरता की अगर बात करें तो पूरे उत्तराखंड में सिर्फ 2-3 कांस्टेबल है इस टाइम पुलिस में, बाकी नील है, और उत्तर प्रदेश में तो नहीं है। यही कारण रहा कि हमारी वहाँ पोजीशन नहीं रही शासन और राजनीतिक स्थिरता। फिर है वन गुर्जर समुदाय का संगठित कम होना, जहाँ वन गुर्जर समुदाय प्राकृतिक रूप से भी संगठित नहीं था और आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे को बचाने से बेहतर अपना आप को बचने की कोशिश की, क्योंकि इतिहास ये भी गवाही देता है कि किसी भी समुदाय या किसी भी कौम को सफलता पाने के लिए संगठित होना बहुत अति आवश्यक है। लेकिन जहां एक अनेकता के रूप में जीवन जीने वाला व्यक्ति और अपना आप को उस सोसाइटी में ना अपना आप को कभी पसंद करना, जो सोसाइटियों ने इतिहास बनाया अपने अधिकारों को लड़कर लेने का काम किया, इधर वो समाज है जो अपना आप को सद्भाव और शांति का जीवन जीने वाला है। अभी हमारे से पहले मेरे प्रेरणा स्रोत श्री अशोक चौधरी जी ने एक बात कही कि ये वो समुदाय है जिसने आर्मी पर मुकदमा करना बेहतर नहीं समझा, भले ही उसके परिवार के एक बच्ची की जान चले। यही कुछ पुरानी बातें हैं कि समुदाय ने ये समझा कि मैं किसी सरकारी मुलाजिम के ऊपर संगठित रूप से हमला करके या एक ग्रुप बना के उसने हकों को लेने से बेहतर है कि मैं अपने आप को टूट जाऊं, अपने अधिकारों को ना लूं। इस प्रकार से संगठित ना होकर कभी मांग की है अपने अधिकारों को लेकर। फिर वन गुर्जरों की शांत जीवन शैली होना, ये हो गया। फिर है वन गुर्जर समुदाय का समय पर प्रतिनिधित्व ना होना। काफी जगहों में वन गुर्जर समुदाय आबाद है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से प्रतिनिधित्व कभी किसी वन गुर्जर समुदाय ने कानूनी रूप से कभी प्रतिनिधित्व नहीं किया। देश की बनी हुई सर्वोच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय में अच्छे तरीके से अपना पक्ष नहीं रख पाए, ये भी एक कारण रहा। वन गुर्जर समुदाय के कुछ परिवारों का पुनर्वास होने से विचारधारा में विभाजन आना, ये अपना आप को बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।
कि जहाँ एक माहौल था कि अगर मैं या मेरा परिवार अगर जंगल में है तो हम जंगल में ही है, हमारा तीसरा परिवार ऐश और आराम की ज़िंदगी नहीं जी रहा है, तो मुझे सिर्फ अपनी दूसरी कैटेगरी की दूसरी फैमिली तक देखना है, तो वो भी मेरी तरह है। ये एक माहौल था और अच्छी संख्या में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लोग थे। तब हम सब एक ही थे। उत्तराखंड 2000 में उत्तराखंड अलग हुआ, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के अनुसार कुछ परिवारों को रीसेटलमेंट कर दिया गया और कुछ परिवारों को जंगलों में रहने दिया गया, जिसके कारण एक अलग विचारधारा का उत्पन्न हुई और रीसेटलमेंट वाली परिवार जो है वो अपना आपको वन गुज्जर समुदाय को छोड़कर एक संपन्न जिंदगी जीने के लिए जीने लगे, और जिस कारण जो है वो अपने पुराने कल्चर्स और पुराने परिवारों को भूलने की वजह से विचारधारा में दो परिवर्तन आ गए। अब हम लोग यहाँ से एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अब हमारे परिवार में से एक परिवार वो हो गया जो मेरे कल्चर को नहीं पहचानता है, वो एक आबाद की ज़िंदगी जीकर और एग्रीकल्चर या अन्य एक्टिविटीज़ में अपना सपोर्ट करना चाहता है। अब मैं हूँ वो जो जंगल में रहकर जिस तरीके से पहले हम लोग अपना जीवन जीते आए थे उस तरीके से हम लोग जीना। अब प्रॉब्लम मुझे है जो जंगल में है, क्योंकि मुझे फाइट करना पड़ रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, और मुझे माइग्रेट करके एक स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और एक मेरा परिवार है जो रीसेटलमेंट करके वो एक जगह अपनी ज़िंदगी जीने लग गया। इन विचारधारा के कारण जो एक लंबे संघर्ष और आने नए समय के अनुसार चुनौतियों के साथ चलने का काम था, यहाँ आके हम दो ग्रुप में बंट जाते हैं। और फिर है वन गुज्जर समुदाय को जनजाति का दर्जा ना मिलने से कानूनी सहायता का अभाव होना, क्योंकि वन गुज्जर समुदाय जो है वो काफ़ी वक्ताओं ने बोल ही दिया कि अनुसूचित जनजाति को लेकर किस तरीके से अपना आप को प्रभावित हो रहा है। मेरा ही परिवार हिमाचल में, अगर मेरी सिस्टर हिमाचल में रहती है, उसकी फैमिली एसटी में है और मैं जनरल में हूँ। अगर वो एसटी का फ़ायदा लेकर अगर एक प्रशासन तक पहुँचने का अगर काम कर रहा है मेरा परिवार, तो मैं उसी की सोच पर रहकर पीछे रह गया कि वो इसलिए गया कि वो एसटी में था यार, इसलिए गया। और ये अपना आप को एक उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अपना आप को हम लोग फाइट कर रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति का अगर दर्जा हम लोगों को भी होते तो हम लोग भी जो है शैक्षणिक स्तरता या फिर जो है अन्य गतिविधियों में हम आगे निकलते हैं। और लास्ट का है वन गुज्जर समुदाय का अशिक्षित होना। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 100 में से सिर्फ 5% बच्चे होंगे जो ग्रेजुएशन है, बाकी सब जो है 8 पास या 10 पास के लगभग है। वन गुज्जर समुदाय के विशेष मुद्दे जो है, वन पारंपरिक जो हमारा जो ट्रेडिशनली जो रहने की जगह है वो वन क्षेत्र है, बिना अधिकार दिए बेदखल किया जा रहा है। और ये हालात 2000 के बाद, उससे पहले 1995 से 2000 के बीच में काफ़ी चला, उसके बाद 2000 लेके 2007-8 तक बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हुआ उत्तराखंड में। और जैसे राजा जी नेशनल पार्क सबसे एक पहला ऐसा राजा जी नेशनल पार्क गुजरों का एक बसेरा के नाम से जाना जाता था। सबसे ज़्यादा संख्या में जो अगर गुजर माइग्रेट करके अगर आता था तो वो राजा जी नेशनल पार्क में आता था। उसको प्रोटेक्टेड बना के 1983 में उसको राजा जी नेशनल पार्क का नाम देकर और वहाँ जो है कंजर्वेशन एक्ट की सेक्शन 7 के तहत रीसेटलमेंट की पॉलिसी लाकर गुजरों के पुनर्वास की बात की गई, और जिसमें प्रथम तौर पर 512 और बाद में 881 परिवारों को पुनर्वास करके डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में बसाया गया। और उसके बाद भी 1610 लगभग फैमिली जो है वो पुनर्वास से वंचित है, जो आज जो है ना अपने अस्तित्व और ना पहचान को खोकर जो है इंडस्ट्रीज के एरियो के आसपास पड़ी हुई।
वहाँ से बेदखल किया गया बिना अधिकार दिए हुए। वनाधिकार कानून अंतर्गत अधिकार सुनिश्चित न होना। 2006 में जब फॉरेस्ट राइट एक्ट आया, वहाँ से वनगुजर समुदाय ने ये समझने की कोशिश की थी, और ये जिस शब्द की खोज पिछले कई सालों से की जा रही थी, वो 2006 में पूरे होने के आसार थे, क्योंकि वनाधिकार कानून ये कहता है कि जितने भी वनों में रहने वाले लोगों के अधिकार है वही सुनिश्चित करने की बात नहीं करता है। वनाधिकार कानून ये कहता है कि वनों में रहने वाली जनजातियों के जो संस्कृति है, उनकी सभ्यता है, उनका जो ज्ञान है, उनकी जो मान्यताएं हैं, उन सबको अधिकार देने की बात करता है। तो ये हमारा आज़ादी का दिन था। लेकिन अफसोस है आज की उन सरकारों का, इस देश के हुक्मरानों का, कि अभी भी जो है इस शब्द से कोसों दूर है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का वनगुजर। लेकिन ये ज़रूर है कि भले ही अधिकार ना दिए हो, लेकिन इस कानून के आने के बाद वनगुजर समुदाय के शिक्षित युवाओं ने ये समझने की कोशिश की कि आखिर वो शब्द और वो एक्ट, वो कानून, वो धाराएं आई है जिसमें रहने की बात तो की जाती है जंगलों में, और इसको लेकर 2017 से सबसे पहले मैं राजाजी नेशनल पार्क की गौरी रेंज में रहता हूँ, ऋषिकेश के नज़दीक है, और वो राजाजी नेशनल पार्क का कोर एरिया है। लेकिन कानून आने के बाद भी वन विभाग ने एक बहुत बड़ी चालाकी के साथ वनगुजर को इससे दूर रखने की कोशिश की गई, क्योंकि वनगुजर समुदाय का अगर पहला स्टैंप या पहली अगर सीढ़ी की बात करें तो कोई मुलाजिम अगर उसकी नज़र में के सामने है, जिसको सर के रूप में कहा जाता है या अफसर के रूप में कहा जाता है, तो वो वन विभाग का एक फॉरेस्ट गार्ड है। और ये विरासतन वनगुजर समुदाय को ये शब्द मिला है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से वनगुजरों पर जो है घी का टैक्स लगाया जाता था, क्योंकि औपनिवेशिक सरकार के दौरान जब वन विभाग का गठन किया गया, उस दौरान डीएफओ डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर को घी का कैंटर देना पड़ता था हर एक क्षेत्र में, जिसको जो है चराई शुल्क के रूप में घी देना पड़ता था। तो सबसे पहले हमें फॉरेस्ट गार्ड को घी देना पड़ता है। तो यहीं तक कि हमें जो है, जो हमारा जो जिम्मेदार या हमारे अधिकारों की देने की बात करने वाला, या फिर देश के कानून की परिभाषा सिखाने वाला, या हम अपने आप को अपना शिक्षक अगर पूछें तो वो वन विभाग का एक फॉरेस्ट गार्ड की बात है। तो फॉरेस्ट गार्ड और उसके बाद रेंजर और उसके बाद हमारा डायरेक्टर या डीएफओ ने हमें सबसे पहले वनाधिकार कानून आने के तुरंत बाद हम लोगों को दूर करने की कोशिश की। सबसे पहले ये काम किया कि गुजरों के दो ग्रुप बना के एक ग्रुप को रिसेटलमेंट के तौर पर उसको पुनर्वास करने की बात देकर उसको लालच में छोड़ दिया। जब एक परिवार को पुनर्वास की बात करके उसको लालच में रखा गया, तो दूसरा व्यक्ति सोचता है कि जिस तरीके से पुनर्वास हुआ है लोगों का, उस तरीके से हम अपना आप को जीवनशाली समझेंगे, और वो बहुत अच्छा एक प्लान है। और हम लोगों को वनाधिकार कानून के बारे में जब बात करते थे तो वन विभाग कहता था ये जंगलों में हटाने का कानून है, ये जंगलों में रहने का कानून नहीं है। तो ये एक किस्सा है छोटा सा कि 2017 में मेरा जो गांव है वो गौरी रेंज है, तो वो कोरजोन में है। तो ये सब चीज़ समझाने के लिए दादा लोग जो है हमारे पहले से इसको हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे। इनके साथ हमारे बुजुर्ग साथी रहे नूर आलम कसाना जी राजाजी नेशनल पार्क में। उन सब लोगों ने अच्छे तरीके से दादाजी ने और इन सब लोगों ने समझाने की कोशिश की वनाधिकार कानून को। लेकिन इसके अंदर एक बड़ा पार्ट ये था कि वनगुजर समुदाय को अगर हमारे जो हमारे शुभचिंतक थे वो समझाते थे तो उनका समझाना मौखिक था, क्योंकि वनगुजर जो है पढ़ा लिखा नहीं था। तो पढ़ा लिखा जब नहीं था तो मौखिक रूप में जब समझाया जाता था तो वैसे ही मौखिक रूप में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अधिकारी भी समझाता था।
तो कहीं ना कहीं बात उसकी ज़्यादा मान ली जाती थी, जो हमेशा हमारे निरंतर पास में रहता था। ये सब कशमकशी रही और इस कारण वनाधिकार कानून से वन विभाग ने हम लोगों को दूर रखा। जब 2017 में मेरा घर टूटा और हमारा पूरा गांव में जब बुलडोजर लगाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, उस दौरान मैं एक शिक्षित था, तो मैंने वनाधिकार कानून को पढ़ने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि उसको पूरा एक आईन बनाया था, जिसे संविधान कहते ना, उसको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा और उस वनाधिकार कानून के अंतर्गत पहले अपने गांव में ही मैंने प्रक्रियाएं पूर्ण की और आज उसका परिणाम है कि पूरे राजाजी नेशनल पार्क से बिना अधिकार दिए, बिना वैधानिक कार्रवाई किए पूरा राजाजी खाली है। सिर्फ एक मेरा गांव है जो कोर जोन में है, ये सिर्फ वनाधिकार कानून की देन। तो ये शुरुआत था। फिर मैंने ये समझने की कोशिश की कि कैसे हम वनाधिकार कानून के तहत लोगों के उनके पूर्ण अधिकार तो नहीं दिला सके, लेकिन उनको उनकी पारंपरिक जगहों में रहने तक की तो सहूलियत प्रदान कर दी जाए। तो शुक्रगुजार हूँ मैं उस लम्हों का कि ये सब जो शुरुआती दौर था, जो आज आप सब लोगों को सामने, हमारे सामने फैकल्टी के रूप में आए, अशोक चौधरी जी, अमित राठी जी, इन सब लोगों के सपोर्ट में हम लोगों ने एक वन गुजर ट्राइबल युवा संगठन की शुरुआत की। उसके बाद मेरा मुद्दा जो है, फिर मैं उस पर जाऊंगा कि वनाधिकार कानून के लिए 75 वर्ष का पहला था पारंपरिक निवास स्थानों, वन क्षेत्रों से बिना अधिकार दिए बेदखल करना, ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है वनाधिकार कानून अंतर्गत अधिकार सुनिश्चित न होने का मुद्दा है। फिर है वनाधिकार कानून के लिए 75 वर्ष का वनाश्रित दस्तावेज मांगे जाने का। इसके पीछे अगर मैं जाऊं कि जैसे मैंने बताया कि किस तरीके से हमें औपनिवेशिक सरकार ने दस्तावेज के रूप में पेश किया था, हमारे पर विभिन्न प्रकार के टैक्स लगा के अपना आपको रिकॉर्ड बनाया था, ये बहुत नज़दीक है हमारे दस्तावेज। लेकिन बात यह है कि आज के हुक्मरानों को वो बातें समझना, अपना आप को वो चुनौतीपूर्ण समझते होंगे, लेकिन दस्तावेज की अगर बात करें तो हम लोग 75 नहीं 150 साल पुराना रिकॉर्ड निकालते हैं अपने आप। तो ये 75 साल का विशेषकर जो है, और ये जैसे हमारे अशोक दा ने कहा कि 75 वर्ष नहीं लिखा हुआ है कानून में, 3 पीढ़ी की बात की गई है। एक पीढ़ी को 25 साल कहा गया है, लेकिन कुछ अभी भी कमियां हैं हमारे समुदाय के अंतर्गत इस शब्द को पूरा करने के लिए। आगे चलते हैं। फिर जम्मू कश्मीर व हिमाचल राज्य में गुर्जर समुदाय का अनुसूचित जनजाति में होना, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में ना होने का मुद्दा, ये हमारे जहां अपने आप को विकसित करने से भी रोकता है, और वहीं सबसे बड़ी ज़रूरत जंगलों में रहने के लिए भी इस अनुसूचित जनजाति का होना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्योंकि वनाधिकार कानून के लिए हमें 12 दिसंबर 2005 से पहले का प्रमाण देना होता अगर हम लोग अनुसूचित जनजाति में होते। तो यहाँ भी एक मुद्दा है। फिर है घुमंतु अर्धघुमंतु का दर्जा भी ना मिलने का मुद्दा। ये है अभी 2016 में एक आयोग का गठन किया गया केंद्र सरकार द्वारा कि जो क्रिमिनल जो जातियां थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिमिनल कह, जैसे अमित राठी जी बता रहे थे कि बहुत सारी जातियों को जो अपराधी जाति का दर्जा दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, आज़ाद भारत बनने के बाद वो शब्द हटाया गया और उनको जो है विशेष दर्जा देने की बात की गई। जैसे कई राज्यों में जो है घुमंतु और घुमंतु की जनजाति में रख के लोगों को जो है इसका एक अलग बेनिफिट मिल रहा है। इसीलिए 1994 तक 1996 तक उत्तराखंड उत्तर प्रदेश तब जो है जाति प्रमाण पत्र बनते थे अर्धघुमंतु घुमंतु जनजाति में काफ़ी बिरादरी का, जहाँ यहाँ तक कि हमारे जो गुर्जर फैमिली है, वन गुर्जर ना करके जो हमारे और गुर्जर फैमिली जो हिंदू परिवार में इन सबके बने हुए हैं। तो इससे क्या है कि शैक्षणिक जो आरक्षण है वो हम लोगों को मिलता और उसमें हम एक शिक्षा के तौर पर आगे बढ़ने का काम करते। फिर वन गुर्जर समुदाय की सामुदायिक अनुरूप शिक्षा के अभाव का मुद्दा, ये अपना आप को इम्पोर्टेंट इसलिए है
कि वनों में आबाद वो जनजाति जिसने कभी हिंदी शब्द का प्रयोग तो इंग्लिश शब्द का प्रयोग तो बहुत दूर की बात, जिसने हिंदी बोलने की भी प्रयास उसने बहुत दूर तक सुना नहीं होगा, वो अपना आपको एक मुद्दा है कि प्रारंभिक रूप में अगर आरटीई एक्ट ये कहता है, शिक्षा का अधिकार ये कहता है कि 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा मिलना जरूरी है, तो आज एक नहीं हजारों की तादाद में बच्चे वन गुजरों के शिक्षा से कोसों दूर है, प्रारंभिक शिक्षा से। फिर मैं पॉलिसी पर सवाल उठाता हूँ कि जिस तरीके से गवर्नमेंट द्वारा दी गई पॉलिसी है वो अपना आप को वन गुजर समुदाय के लिए सवालों में है, क्योंकि वन गुजर समुदाय को अगर प्रारंभिक शिक्षा से उज्जवल करना है तो उसको मातृभाषा में शिक्षा दिलवाना प्रारंभिक रूप से बहुत ही अति आवश्यक है। ये अपना आपको एक बहुत बड़ा सवाल है, ये एक मुद्दा है शिक्षा को लेकर। फिर है वन गुजर समुदाय की मुख्य मांग, जो फौरी तौर पर विशेष रूप से जो मांग है और जिसको लेकर हम शुरुआत की है और जिसको लेकर हमारी मंशा है, वो मैन ये है कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के वन गुजर समुदाय की अनुसूचित जनजाति के साथ साथ घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति का दर्जा मिले। हमारी प्रारंभिक मांग ये है, जिसको हमने वनाधिकार कानून के मद्देनजर रखते हुए एक तैयारी के साथ करने की इच्छा जाहिर की है कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले, नहीं तो घुमंतु और घुमंतु जनजाति का दर्जा मिले। अगर अनुसूचित जनजाति का नहीं तो घुमंतु का तो मिलना चाहिए। फिर है वनाधिकार कानून के अंतर्गत अधिकार सुनिश्चित किए जाए तथा वनाधिकार कानून के अंतर्गत ही पुनर्वास हो, कि वनाधिकार कानून के अंतर्गत ये भी प्रावधान है कि जहाँ हैबिटेट या वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज़ का काफ़ी मूवमेंट है तो वहाँ से लोगों को रिसेटलमेंट किया जाएगा, लेकिन फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत किया जाएगा। तो जहाँ अभी बात थी शिवालिक को टाइगर रिजर्व करने की बात की गई, अभी हम लोगों ने 2-3 महीने पहले यहाँ पूरा एक काफ़ी मूवमेंट रहा कि शिवालिक एरिया को टाइगर रिजर्व बनाया जाए। हमने यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव को, जिला अधिकारी को, इन सबको यही कहने की कोशिश की और अपनी बात रखने की कोशिश की कि हम तैयार है, राजा जी टाइगर रिजर्व बना दीजिएगा। अगर लगता है कि इंसान और जानवर अगर आपकी दृष्टि से एक साथ नहीं रहते हैं, लेकिन हमें हमारे कानून के तहत पुनर्वास कीजिएगा। वो कानून कहता है वनाधिकार कानून। तो प्रारंभिक रूप से दूसरी मांग ये है, पहली बात हमें हमारे जंगलों में रहने दिया जाए, हमारी संस्कृति बरकरार है, हमारी सभ्यता बरकरार है। अगर आपको लगता है कि मेरा भी जीवन उचित नहीं है जंगल में और मैं बहुत ऐसे पोजीशन में हूं जहां वाइल्ड लाइफ का बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, तो मुझे मेरे कानून के तहत रिसेटलमेंट कर दीजिएगा, जो वनाधिकार कानून कहता है। फिर है वन गुजर समुदाय के बच्चों को पारंपरिक सामुदायिक प्राइमरी शिक्षा की भाषा अनुसार होना अति आवश्यक है। जो मैंने आपको पहले बताया कि समुदाय की शिक्षा वो उसके भाषा के अनुरूप में प्रारंभिक शिक्षा दी जाए, ताकि वो प्रारंभिक शिक्षा को बेहतर तरीके से स्ट्रगल करके आगे चले और फिर उच्च क्लासों में भी अच्छे तरीके से पढ़ सके। फिर बात है शिक्षा है तो विशेष प्रकार का आरक्षण होना अति आवश्यक है, ताकि वन गुजर समुदाय का बच्चा भी अन्य समाज के बच्चों के साथ प्रतिभाग कर सकते हैं। मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ कि मैं अगर कभी इस रोड से कभी अगर मैं बादशाही बाग निकल कर अगर मैं कहीं देहरादून गया होगा, तो मुझे अगर सामने कहीं ग्लोबल यूनिवर्सिटी मिली होगी और मैं एक वो छात्र हूँ, वो एक स्टूडेंट हूँ जो अपने आप को ये इच्छा जाहिर करता हूँ कि मैं भी ऐसी यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला लेता, लेकिन मेरे पास आर्थिक तंगी है, मेरे पास स्कूल की व्यवस्थाएं नहीं थी, मेरे पास विभिन्न प्रकार के आरक्षण या विभिन्न प्रकार की विशेष सुविधाएं उपलब्ध ना होने की वजह से मैं अपने सपनों को बेकार कर रहा हूँ। ये अपना आपको एक समझता है। फिर है वन गुजर समुदाय की भाषा, रहन सहन व संस्कृति व जीवन को मान्यता देते हुए सुरक्षित करने की मांग। ये मेरा समुदाय का मानना है कि हर कौम की अपनी पहचान है, अपनी एक संस्कृति है
और वनगुजर समुदाय भी अपने आप को अनेक प्रकार की संस्कृति, अपने अनेक प्रकार के सभ्यताओं मान्यताओं को लेकर इन वनों में रहता है। अभी जो मैंने पहना है ये एक टोपी है जो बहुत विलुप्त हो चुका है, लेकिन मैं ये समझता था कि मैं एक शिक्षित होने के नाते अपनी संस्कृति को कैसे बरकरार रखूं। आज जो है आपके सामने इसको लगाने के लिए, बताने के लिए नहीं, लगाकर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक संस्कृति है। तो मानना यह है कि अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता और अपनी पहचान के साथ जीवन यापन हो और अगली पीढ़ी भी इसको जीवित रखे। फिर क्योंकि अनेक समुदाय हमारे उत्तराखंड में कुमाऊं लोग रहते हैं, हमारे उत्तराखंड में गढ़वाल के लोग, जिसको गढ़वाली का दर्जा दिया गया, कुमाऊनी का दर्जा दिया गया। हम भी छोटी सी मांग रख रहे हैं गुज्जर को की संस्कृति को भी मान्यता दी जाए। फिर है गुज्जर पुनर्वासित स्थलों का मालिकाना हक देने की मांग। अब वो परिवार है जिनको एक विशेष लालच देकर राजाजी नेशनल पार्क के एक ऐसे स्थान से जहां गुज्जरों का एक बहुत पुराना नाता रहा है, वहां जंगल का टाइगर भी और एलिफेंट भी और साथ में गुज्जर और बायोडाइवर्सिटी सारी चीजें मिलकर अपने आप को राजा जी का सौंदर्य बढ़ाने का काम कर रहा था। लेकिन उस सारे परिवार में से एक परिवार को हटाकर पुनर्वास कर दिया, जो वन गुज्जर को। और पुनर्वास करने के बाद आज जो है पहला पुनर्वास हुआ 1995 में पथरी में, और उसके बाद हुआ 1998 में गेंडी खाता में। डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में दोनों जो पुनर्वास हुए डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में हुए। लेकिन आज तक उस भूमि का टाइटल नहीं मिला। आज कोई भी वनगुज्जर जो है, जो एग्रीकल्चर की अनेक प्रकार की जो गवर्नमेंट द्वारा योजनाएं दी जाती है, वो किसी भी योजना का लाभ नहीं ले पाता है। उसको इतना आदेश है कि आप गेहूं नहीं बोएंगे, आप जो है पशु चारा बोएंगे। एक अनेक प्रकार के कानून और कायदों में बांधकर उसको उस जगह पर छोड़ दिया गया और उसको अभी तक किसी भी प्रकार का उस भूमि को मालिकाना हक नहीं दिया गया। तो ये एक मांग है आज की विशेष में जो उत्तराखंड में चल रही है। फिर है राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटक जैसी गतिविधियों में प्राथमिकता वनगुज्जर समुदाय को देने की मांग। जब हमारे पारंपरिक आशियानों से हमें बेदखल कर दिया गया और वहाँ वन विभाग के साथ एक वो तबका जो शहरों में रहकर अपने आप को एक बेहतर जिंदगी जीकर राजा जी नेशनल पार्क से पर्यटक जैसी गतिविधि करके लाखों करोड़ों रुपए जो है कमाने का काम करता है। प्राथमिकता उस समुदाय को देनी जरूरी थी जिसमें राजा जी के हर दरख्त को पहचाना और उसने उसको पाला, और उसने उस हर नदी नालों को पहचाना कि राजा जी में पर्यटक कौन सी जगह जाने में बेहतर लगे। उसको प्राथमिकता देने की बात की गई हमने। फिर थोड़ा सा आप लोगों को एक दृश्य बताने की कोशिश की है मैंने, फोटो डाले हैं कि वनगुज्जर समुदाय का जो जीवन है वो मानवीय और प्राकृतिक आपदाओं से कैसे जूझ रहा है, कैसे उसका एक विशेष व्यवसाय है पशुपालन का। और पशु अपना आप को निर्जीव वस्तु है, यानी वो एक सांस वाली वस्तु है। वो सांस वाली वस्तु कहाँ उसको इंसान के द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है और कहाँ उसको कुदरत की ओर से उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये एक है दृश्य, ये डिस्ट्रिक्ट नैनीताल का है और हल्द्वानी वन प्रभाग में हमारे समुदाय के लोग रहते हैं जंगलों में। वो मैदानी इलाका है और वहाँ जो कुछ लोग हैं जो पोचरिंग का काम करते हैं, वाइल्ड बोर को मारने का काम करते हैं, तो वो एक विशेष प्रकार का पॉइजन जो है डालते हैं और उससे उस पॉइजन पे कुछ फोल्डर करके रखते हैं जो एनिमल्स खाता है, और उसको जब वो वाइल्ड बोर खाता है तो वो मुंह में फट जाता है। तो ये हमारा पशु जो है
इस तरीके से ये मानवीय आपदा है कि जो विशेष लिवलीहुड है वो किस तरीके से एक कच्चा मटेरियल है कि कितना नुकसान समुदाय कई कई जगहों पर उठाता है। ये घटनाएं, इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हैं जो आपदा के दौरान जो है नदी नालों में काफ़ी भैंसे बह जाती हैं। ये प्राकृतिक आपदा है। ये माउंटेन्स एरिया है, जैसे माउंटेन्स में हमारे लोग लॉपिंग करते हैं, ग्रेजिंग करने के लिए ले जाते हैं, और वहाँ जो पशु अपना आप को नियंत्रण खो जाता है, वो गिर जाता है माउंटेन से, तो वो ना तो मरता है ना वो जो है जिंदा है, उसका जो वो इंजर्ड हो जाता है, वो हड्डी वड्डी टूट जाता है, तो उसको सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए हम लोगों को इस तरीके से वन गुजर समुदाय को मशक्क़त करनी पड़ती है। ये हमारा जो है व्यवसाय है। और इसके बाद ये प्रवास जो है हमारा, जो हिजरत यानी जो माइग्रेट करके हम लोग बुग्यालों में जाते हैं, वैसे अभी भी जैसे हमारा जो फैमिलीज है वो पूर्ण रूप से जो है माइग्रेट करता है। अभी भले ही वन विभाग के अनेक प्रकार के नियंत्रणों के बावजूद भी लोगों ने माइग्रेट करना, रूट चेंज कर दिया है। माइग्रेट का लॉन्ग रूट को जो है छोटा कर दिया है। पहले हिमालय में जाते थे, अब बहुत सारे लोगों ने मैदानी माइग्रेट करना शुरू कर दिया। तो ये जो है हिमालय बुग्यालों में जाने का जो दृश्य है, एक साइड में हमारे पशु जा रहे हैं, दूसरे साइड में हमारा टेम्परेरी जो डेरा है, जो पड़ाव कहते हैं, वो है। उसके बाद है जो वन गुज्जर ट्राइबल युवा संगठन है, उसके द्वारा हम लोगों ने ये 2017 में इसकी शुरुआत की थी, और हमने ये कोशिश की कि कैसे हम लोग जो है सारी समस्याओं को लेकर कुछ समस्याओं को लेकर हम लोग जो है एक लंबे टाइम तक काम करें, और अपना इस काम करने वाले चंद लोगों में सैकड़ों की तादाद को जोड़ सकें और वो समुदाय से हो। इसकी शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमने ये एजुकेशन केंद्र खोले हैं, जिसमें पूर्ण रूप से प्रारंभिक शिक्षा जो है वो गोजरी भाषा में है, और जिसमें गोजरी भाषा के साथ साथ जो ट्रेडिशनल जो जानकारियां हैं वनों से संबंधित उसको लेकर है। वनों की क्या समझ है वन गुज्जर समुदाय की, वो हमारा सब्जेक्ट है इसमें। और इसमें जो है वन गुज्जर समुदाय के बच्चों को पशुपालन के साथ साथ कैसे सशक्त करना है, उसका सब्जेक्ट हम लोगों ने रखा है। ये सब लोग को लेकर हम लोगों ने जो है शिक्षा केंद्र संचालित करे। उसके बाद है सेला पर्व। ये एक वन गुज्जर समुदाय का बहुत पुराना एक पर्व हुआ करता था, त्योहार होता था, जिसका मतलब सेला एक वन गुज्जर शब्द है, जिसका मतलब हरा भरा करना। तो ये वन गुज्जर समुदाय द्वारा बहुत पौराणिक समय में जहाँ वन गुज्जर समुदायों के खत्ते थे, वहाँ जो है वो लोग एक मई जून के महीने में एक कार्यक्रम करते थे, जिसमें ट्रेडिशनल रूप से जो वन गुज्जर समुदाय के बैत है, वन गुज्जर समुदाय की जो बालो जो होता है, जो गाना है विशेषकर, उसको गाकर अपने आसपास के इलाकों में वो पेड़ का पौधारोपण करते थे, जिसको हमारे पशु लॉपिंग के रूप में खाते थे। तो ये विलुप्त हो चुकी थी। इसको वन गुज्जर ट्राइबल युवा संगठन के द्वारा पुनर्जीवित करने का काम किया, क्योंकि वन गुज्जर समुदाय की काफ़ी ऐसी विशेषता है जो वनों को संरक्षित, वन्य जीवों को संवर्धन और सुरक्षा करने का काम करती है। उसमें एक ये परंपरा थी। इसको जो है 2 साल से हम लोगों ने जीवित किया, और उत्तराखंड के अनेक जनपदों में इसको बनाया जा रहा है। फिर है वनाधिकार कानून को वन गुज्जरों को समझाने का प्रयास किया गया, और इस सब में हम लोगों ने प्रत्येक जनपद के अनुसार, प्रत्येक जो है ब्लॉक और प्रत्येक खत्तों के अनुसार हम लोगों ने वनाधिकार कानून को हिंदी में पढ़कर गोजरी भाषा में समझा के लोगों को कानून की जानकारी दी, और उसी का एक
एक कार्यक्रम है, उसका ये दृश्य है। उसके बाद है वन गुज्जर समुदाय की पारंपरिक हस्तकला, क्योंकि वन गुज्जर समुदाय जहाँ अनेक विशेषता और वहीं अनेक हैंडक्राफ्ट के रूप में भी जानता है, और काफ़ी ऐसे हैंडक्राफ्ट है जो वन गुज्जर समुदाय अब विलुप्त हो चुका है, उसको पुनर्जीवित करके जो है इस कार्यक्रम को हम लोगों ने चलाने का काम किया है, ताकि वन गुज्जर समुदाय की संस्कृति, वन गुज्जर समुदाय की पहचान, वनों में रहने की उनकी काफ़ी विशेषताओं को पुनर्जीवित कर नए युवक और युवतियों को उसमें शामिल करके आगे कार्यक्रम चलाया जाए। तो यही था। अब मेरा एक लास्ट का जो मेरा सवाल था वो ये था कि किस तरीके से वन गुज्जर समुदाय वन संरक्षक अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम और वनाधिकार कानून के तहत अपने आप को असमंजस में है। काफ़ी जगह हम लोगों ने कानून की उन चुनौतियों को बहुत नज़दीक से देखने का काम किया, और उन पर हुए कामों पर हम लोगों ने काफ़ी अधिकारियों को अपने ही कानून में असमंजस में देखने का काम किया, क्योंकि जहां वन संरक्षक के जो वन संरक्षक एक्ट अधिनियम 1927 है, उसकी एक सेक्शन है जिसको 61 कहते हैं। वो ये कहती है कि अगर किसी भी क्षेत्र में वनवासी अगर रहता है, उसको अगर हटाना है तो आपको उसको अतिक्रमणकारी घोषित करके 61A का नोटिस देकर उसको बाहर किया जाए, लेकिन 61A नोटिस देने के बाद उसका पक्ष सुनने का काम किया जाए। ये वन संरक्षक 1927 का अमेंडमेंट 2001 है, और इसमें ये बात की गई है कि आपको जो है जिस व्यक्ति को हटाना है उसको 61A का नोटिस देके और उसका पक्ष सुनकर उसको बाहर कर दीजिएगा। इसमें पक्ष रखने की बात है कि डीएफओ ही नोटिस देगा, डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिस नोटिस देगा, और वही जज रहेगा, और प्रभावित जो पार्टी होगी वो एक व्यक्ति होगा जो फॉरेस्ट डेवलपर्स होगा, और दूसरा आरओ होगा, रेंज ऑफिसर होगा। ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कहता है। अब जहाँ संरक्षित एरिया, यहाँ ये चीज़ ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपनाता है। जहाँ वाइल्ड लाइफ एरिया है, जैसे राजाजी टाइगर रिजर्व की बात है या जहाँ राष्ट्रीय उद्यान की बात है, वहाँ आ जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसकी सेक्शन 32 ये कहती है कि आपको सिर्फ एक नोटिस देना है, और नोटिस देकर उस व्यक्ति को बाहर कर दो, उसमें पक्ष सुनने की बात नहीं। अब ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये 1986 जो भी 88 में आया है, और जो कंजर्वेशन एक्ट है 1927 इसका अमेंडमेंट हुआ है तो 2001 में हुआ है। इन सब के बाद जो आया वो फॉरेस्ट राइट एक्ट आया है। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास दोनों अपॉर्चुनिटी है कि अगर किसी भी व्यक्ति को बाहर करना है तो उसे लीगल नोटिस देना होगा, चाहे 61A के तहत दो, अगर वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ एरिया में रहता हो तो उसको उस तरीके का नोटिस दो। लेकिन पूरे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का ये इतिहास रहा है कि किसी भी वन गुज्जर को हटाने से पहले कोई लीगल नोटिस नहीं दिया गया। ये अपने आप को ये समझ स्थापित करता है कि किस तरीके से कानून को दांव पर रख के भी वन गुज्जरों के साथ जो है प्रताड़ना की जा रही है। और जिसमें वर्ष 2019 में हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट के श्यामपुर रेंज में एक व्यक्ति ने 20 फैमिलीज को बाहर निकालने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा अनलीगल नोटिस दिया गया। बल्कि नोटिस देने के लिए डेयरी नंबर, डिस्पैच, स्टैंप लगानी होती है, और अतिक्रमण घोषित करना भी डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर का काम होता है। और एक फॉरेस्ट गार्ड ने नोटिस दिया श्यामपुर रेंज में और लोगों के घर तोड़ने का काम शुरू कर दिया है, जिसमें मैंने फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत जो अध्याय 2 ये कहता है कि इसमें क्या क्या अधिकार है उन सबको वर्णित करते हुए, और डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर को ये लिखा कि आप जो है 61A का नोटिस जारी करिएगा। इसके पश्चात आप अगर वॉन्डलाइजेशन करते हैं तो आपके विरुद्ध हम लोग जो है कोर्ट जाए, अन्य प्रकार की कार्रवाई करें।
जिसमें एक जगह हमारे इस पत्र का रिप्लाई ना देते हुए लोगों के घर तोड़ने का काम किया, जिसमें हम लोगों ने विरोध किया और विरोध करने के बाद हम लोगों पे मुकदमा किया गया, 353 लगाई और हम लोगों को जेल भेजा गया। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने ये प्रयास किया कि किस तरीके से वन विभाग को उनके कानून, क्योंकि ये तब समझ में आया कि वन विभाग अपना कानून भी खुद नहीं पढ़ता है जब वन गुर्जर समुदाय पर प्रताड़ना करता है। फिर हम लोगों ने कोटद्वार डिवीज़न में और हरिद्वार डिवीज़न में जब लोगों को दोबारा वोल्डलाइजेशन करने का काम किया, वो 20 परिवारों को नहीं निकालने दिया। हम लोगों ने फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत जो सेक्शन 7 है, जिसमें 1000 रुपये तक देने का जुर्माना है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी को, उसके तहत नोटिस दिया FRC बना के। तब कम से कम 3 गांवों को हम लोगों ने कानून के जरिए बचाने का काम किया है। तो इस तरीके से वन गुर्जर समुदाय जूझ रहा है। एक तरफ कानून है, दूसरी तरफ चुनौतियां हैं, तीसरी तरफ अशिक्षित है। इस सब के दौरान ये जो है जिंदगी जी रहा है। तो मेरा टॉपिक खत्म हो चुका है। आप किसी के सवाल? हमने सुने और समस्या क्या क्या चुनौतियां हैं। पहले